नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आज हम आपको बताएंगे ओयो में अश्लील गेम का क्या है सीक्रेट, कैसे होटल में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, इसकी बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे योगी का बजट हिट या 24 के लिए फिट। कैसे योगी सरकार ने बजट में सभी क्षेत्र और सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है और इसमें बात 24 से पहले मंडल कमंडल की राजनीति की भी। तो बात करेंगे 24 से पहले मंडल कमंडल। यूपी में जाति पर दंगल हो रहा है। आखिर जातीय जनगणना की मांग फिर से क्यों उठने लगी है, और साथ ही सवाल का भी जवाब ढूंढेंगे कि क्या मोदी जी दिलाएंगे रिफंड, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान आपका भी पैसा कई बार फंस गया होगा। और आखिर में बात होगी पीरियड लीव पर, क्या कल आएगा सुप्रीम फैसला। लेकिन उससे पहले आज की सुर्खियों पर डाल लेते हैं नजर। जातीय जनगणना की विपक्ष की मांग को लेकर सीएम योगी की प्रतिक्रिया। कहा, परिवारवाद की राजनीति करने वाले कुछ लोग चर्चा से भागने के लिए उठा रहे मुद्दे, सिर्फ विकास से ही जनता के जीवन में परिवर्तन संभव। एसपी की जातिगत जनगणना की मांग पर मायावती का तंज। चिट्ठी लिखकर अखिलेश से पूछा सवाल, ये काम अपनी ही सरकार में पूरा कर लेते तो आज बीजेपी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। समाजवादी पार्टी के प्रतापपुर से विधायक विजमा यादव को 1.5 साल की सजा। 21 साल पुराने मामले में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। यमुनोत्री धाम पहुंचना अब श्रद्धालुओं के लिए होगा आसान। रोपवे के लिए एमओयू हुआ साइन। जानकी चट्टी से मंदिर तक 3.38 किलोमीटर लंबी बनेगी रोपवे। हरदोई के बिछिया गांव में भीषण आग जलकर राख हुए 86 कच्चे घर। किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। सबसे पहले बात करते हैं होटल में चल रहे सेक्स रैकेट की, जिसका नोएडा पुलिस ने पर्दाफाश किया। और साथ ही पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि लड़कियों को व्हाट्सएप के जरिए होटल बुलाया जाता था और फिर सेक्स रैकेट का संचालन किया जा रहा था। सेक्टर 41 के ओयो होटल में देर रात पुलिस ने छापेमारी की और मैनेजर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से दिल्ली नोएडा की रहने वाली 7 लड़कियों को पकड़ा गया है, जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और चलिए अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। ओयो रूम से निकलती इन लड़कियों को देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 लड़कियां नोएडा सेक्टर 41 के इस होटल में संदिग्ध हालत में मिली हैं। आधी रात को पुलिस को जानकारी मिली थी कि इस ओयो होटल में सेक्स रैकेट चल रहा है। जी हां, जिस्म फरोशी का काला कारोबार चल रहा है और कई लड़कियां इस होटल में मौजूद हैं। पुलिस की टीम ने रात को इस ओयो होटल पर छापा मारा। होटल के कमरों से ये 7 लड़कियां संदिग्ध हालत में मिली हैं। देखिए, इन्हें होटल से बाहर लाया गया और पुलिस वैन में बिठाया गया। इस होटल से 4 लड़कों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कल रात्रि में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सेक्टर 41 में एक ओयो होटल है जिसमें कुछ अवैध और अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। तत्काल इस पे एसीपी को अधिकृत करते हुए रेड करने के लिए कहा गया था। एसीपी 1 नोएडा के द्वारा रेड की गई, जिसमें 7 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है और 4 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर के अभियोग पंजीकृत कराया गया है। ये इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। साथ ही मौके से काफी आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुई हैं, मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं
और इसमें जो है वो आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ओयो होटल के मालिक जो संचालन कर रहे थे और उनके अन्य सहायकों के खिलाफ जो है इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया और सभी जो है वो बिंदुओं पर जांच की जा रही है। इस ओयो होटल के कमरों से पुलिस को अवैध सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस इन लड़कियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि इस रैकेट में कई और लड़कियां भी शामिल हो सकती हैं और बहुत बड़े पैमाने पर ये जिस्म फरोशी का गोरख धंधा चल रहा था। ओयो होटल से पुलिस को 15 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। नोएडा में ओयो होटल और गेस्ट हाउस अय्याशी का अड्डा बन गए हैं। नोएडा पुलिस ने देर रात इसी गेस्ट हाउस में छापेमारी की थी। आपको बता दें सेक्टर 41 के J90 में छापेमारी की गई थी और आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं कि होटल प्रीमियम के नाम से और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि PG फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स और इसी जगह पर सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा था पिछले कई महीनों से। हालांकि पुलिस ने देर रात छापेमारी की और रेड में 7 लड़कियों को कुल रेस्क्यू किया गया है और इसके अलावा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो इस 4 मंजिला ओयो होटल का मालिक है वो मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस आगे भी कार्रवाई कर रही, टीम का गठन कर दिया गया है ताकि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और अब आपको दिखाना चाहेंगे ये ओयो होटल को कल देर रात पुलिस ने सील भी किया है। यहाँ पर ताला मार के चाबी अपने कब्जे में ले ली है। इसके अलावा पुलिस अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है। आखिर किसकी निशानदेही पर यह चल रहा था, इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई नोएडा पुलिस की तरफ से की गई है। सवाल ये है कि इन लड़कियों को कहां से लाया गया था, इस रैकेट में कौन कौन शामिल है, क्या रैकेट में और भी लड़कियां शामिल हैं, ये लड़कियां किसके संपर्क में थी, इन्हें कितने पैसे दिए जाते थे, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस ढूंढने में जुटी हुई है। लेकिन नोएडा में इस बड़े सेक्स रैकेट के पर्दाफाश होने से सवाल उठ रहा है कि क्या कई और होटल में भी इस तरह के गोरख धंधे तो नहीं चल रहे। हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। योगी सरकार का बजट कल पेश हो गया। जनता का भरोसा जीतने के लिए सीएम योगी का ये बजट मिशन 2024 की राह आसान करने वाला साबित होगा। इस बजट से योगी सरकार ने जनता के भरोसे को जीतने की पूरी कोशिश की है। दरअसल पश्चिमी यूपी का 35 करोड़ से ज्यादा फंड के जरिए विकास होगा और गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। ये भी इस बजट में प्रस्तावित किया गया है, जिससे पूर्वांचल को साधा जा सके। बुंदेलखंड को साधने के लिए 550 करोड़ के डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण होगा। वहीं महिलाओं को खुश करने के लिए सुमंगला योजना के तहत 1050 करोड़ का बजट रखा गया है। युवाओं की बात करते हैं। युवाओं को साधने के लिए हर सेक्टर में रोजगार के द्वार खोल दिए गए हैं। इतना ही नहीं, छात्रों को मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन भी मिलेगा और किसानों को 51,693 करोड़ की राशि मिलेगी। देश में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी का नेतृत्व दमदार है, नीति शानदार है और दोनों नेताओं पर जनता को भरोसा अपार है। पहले पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय बजट में 2024 की झलक दिखी, तो अब योगी सरकार के बजट में हर वर्ग, हर क्षेत्र को साधने की कोशिश हुई और माना जा रहा है कि सीएम योगी का बजट मिशन 2024 की राह आसान करने वाला साबित होगा। योगी सरकार का बजट मिशन 2024 की राह आसान करने वाला बजट है। दरअसल वर्ष 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस दौरान लोक कल्याण संकल्प में जिन मुद्दों को लेकर योगी सरकार चुनाव जीती थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा शपथ ली थी, उन 130 मुद्दों में लोक कल्याण संकल्प पत्र के 110 मुद्दे योगी सरकार अपने दूसरे बजट में ही पूरे कर चुकी है। दरअसल बीजेपी ने साल 2022 चुनाव में जिस लोक कल्याण संकल्प पत्र के मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, उन 130 मुद्दों में से 110 यानी कि 85% संकल्पों को सीएम योगी ने अपने दूसरे बजट में पूरा कर दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश के त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करने वाला बजट है। मोदी योगी की डबल इंजन सरकार से विपक्षी दल लगातार सत्ता से दूर हो रहे हैं और इसे कायम रखने के लिए पिछले साल सत्ता में वापसी के साथ ही
योगी सरकार की नजर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर बनी रही। वजह है दिल्ली की सत्ता हासिल करने में यूपी अहम राजनीतिक भूमिका निभाता है और इसका प्रमाण तभी मिल गया था जब 2014 में 73 सीटें जीतने पर पहली बार केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने बहुमत की सरकार बनाई। और अब एक बार फिर इसे चरितार्थ करने के लिए पेश हुए बजट में इसकी तस्वीर दिखाई दी, जिसमें हर वर्ग हर क्षेत्र पर नजर है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट है, यूपी के किसानों को राहत है, युवाओं को मुफ्त टैबलेट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्रदेश की 64 सीटों के साथ मोदी सरकार ने सत्ता में वापसी की थी। पिछले साल यूपी की सत्ता में वापसी के लिए भी लोक लुभावन वादों का बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया था। और गौर करने वाली बात यह है कि योगी सरकार 2.0 के पास वैसे तो संकल्पों को पूरा करने के लिए पूरे 4 साल है, लेकिन दूसरा बजट पेश कर मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट तौर पर संदेश दे दिया है कि राज्य के समग्र विकास के साथ ही आत्मनिर्भरता की नींव रखने वाले सबसे बड़े बजट में बुनियादी सुविधाओं के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों, महिलाओं और युवाओं का खास ख्याल रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना की मांग जोर शोर से उठ रही है। अखिलेश यादव जनगणना के मुद्दे पर सड़क से सदन तक आक्रामक नजर आ रहे हैं। उन्होंने सदन में कहा कि विपक्ष की सभी पार्टियां प्रदेश में जनगणना चाहती हैं। हालांकि इसके पीछे की रणनीति क्या है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल जातीय जनगणना के लिए कल से समाजवादी पार्टी की अभियान की शुरुआत हो रही है। पिछड़े वोट बैंक को साधने की इस दौरान कोशिश होगी। इसके अलावा यादव मुस्लिम वोट बैंक पर पहले से ही पकड़ है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को ओबीसी वोट मिले थे और एसपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 32% हो गया था। और अब कुर्मी पिछड़ा वर्ग की दूसरी जातियों पर अखिलेश की नजर है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में, पूरी तरह से समझाते हैं। क्या हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही? क्या अगड़े पिछड़े में फूट डालने की साजिश हो रही? क्या जनगणना की बात पर 24 में मुहर लगेगी जात पर? बिहार में जातियों की गिनती चल रही है और अब बिहार से उठी जातीय जनगणना की आवाज उत्तर प्रदेश में गूंज रही है। नीतीश तेजस्वी की राह पर अखिलेश भी पीछे पीछे चल दिए हैं और सदन में प्रदेश के विकास से इतर मुद्दा उठाया है, जातीय जनगणना का, और मकसद पिछड़े वोटों में सेंधमारी का। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? सबका विकास कैसे करोगे आप? सबका विश्वास कैसे जीतोगे आप? और जब तक सबका प्रयास नहीं होगा, ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अखिलेश जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और इसका एजेंडा तभी तय हो गया था जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाई के जरिए दलित और शूद्र का मुद्दा उठाया था। क्योंकि हिंदू वोट में फूट, यूपी में सवर्ण मतदाता 26% हैं, यूपी में पिछड़ी जातियां 54% हैं, 10 से 12% मुस्लिम पिछड़ी आबादी है। ये आंकड़े 2001 के हैं और अगर समाजवादी पार्टी की जातिगत रणनीति काम आती है तो पिछड़ी जातियों का पता लगाकर अखिलेश यादव गैर यादव ओबीसी के अलावा पिछड़ों को साधने की कोशिश करेंगे, जिसका लाभ 2024 में पार्टी को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी अखिलेश यादव के जातीय जनगणना के मुद्दे पर लगातार हमलावर है। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा कहने को नहीं बचा है। उनके शासनकाल के जो कारनामे हैं वो प्रदेश की जनता अच्छी तरह जान रही है, समझ रही है। उनको याद है ये गुंडा स्टेट था, ये लूट स्टेट था, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार थी। मंत्री को एक दिन बर्खास्त किया, दूसरे दिन कैबिनेट मंत्री की ओथ कराई, खनन विभाग को लूट का अड्डा बनाया था।
2004 से 2014 तक इनके सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी, तो उस समय तो इन्होंने जुबान खोला नहीं। भाई जनगणना का मामला केंद्र सरकार का है, अब वो अपने हिसाब से कराएंगे। उन जातियों के साथ भी खड़े हो जाएं कि जो जातियां इस देश को आज़ाद कराई हैं, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ अर्धीवार रैकवार वातम सुरैया कुलवट चाई राजभर तेली बड़े, ये जातियां जो पाइपलाइन में हैं, रोड पर हैं, सड़क पर हैं, उस पर सर्वे तो होना चाहिए। इन जातियों के साथ धोखेबाजी कौन किया है इसका भी तो होना चाहिए। मैं चाहता हूँ गणना हो, लेकिन ऐसे न हो कि जो लिस्टेड हैं वो फिर मलाई खाएं। समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना की मांग पुरजोर ढंग से उठा रही है। पार्टी का कहना है कि जातिवार जनगणना से जातियों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हो सकेंगे और सभी को उनकी संख्या के अनुसार हक और सम्मान मिल सकेगा। लेकिन इस कवायद के पीछे एक बड़ी वजह पिछड़े और दलित वोटों को अपने पाले में करना भी है। दरअसल जातिगत जनगणना के लिए अभियान कल वाराणसी में कार्यक्रम का आयोजन, ब्लॉक स्तर पर चलेगा जागरूकता अभियान, पिछड़े वोट बैंक को साधने की होगी कोशिश। पिछड़े, दलित और अगड़े भी ये चाहते हैं कि उनकी जाति गिनी जाए। जो जाति जनगणना के खिलाफ हैं वो आखिरकार आउटसोर्स के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? जो लोग जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं वो जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके खिलाफ क्यों नहीं है? और हक और सम्मान जो छीना जा रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो दिया था अधिकार, उनको छीना जा रहा, उसके बारे में क्यों नहीं कहते हैं ये लोग? अब तो उनके सहयोगी दलों को सोचना पड़ेगा कि जो लोग चिल्लाते थे कि जाति जनगणना हो वो कहाँ खड़े हैं। अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना का मुद्दा सदन में भी उठाया, जिसके पीछे की वजह यह है कि अगर मुस्लिम और यादव वोटों के साथ पिछड़ी जातियां भी साथ आती हैं, तो चुनाव में परिणाम कुछ अलग हो सकते हैं। लेकिन जातीय जनगणना के मुद्दे को हवा देकर बीजेपी के किले को भेदना समाजवादी पार्टी के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि पिछले 8 साल में बीजेपी ने सरकार से लेकर संगठन तक सामाजिक समीकरण दुरुस्त किए हैं। पिछड़ों, अति पिछड़ों से लेकर दलितों तक में जनाधार बढ़ाने के साथ ही भागीदारी के जरिए छवि और चेहरा दोनों बदले हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी के एक मंच पर खड़े होने के प्रयोग को भी बीजेपी फेल कर चुकी है। बावजूद अखिलेश यादव को जातीय जनगणना से काफी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश ने सदन के अंदर तो वहीं मायावती ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए जातिगत जनगणना का मुद्दा छेड़ा, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने जातिवाद की राजनीति की, परिवारवाद की आड़ में करप्शन किया है, उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, ये सीएम ने कहा समाजवादी पार्टी को लेकर। साथ ही सीएम ने कहा कि चर्चा से भागने के लिए ही नए नए मनगढ़ंत मुद्दे उठाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। एक के बाद एक कई आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समाजवादी पार्टी के ऊपर। उन्होंने कहा कि हमेशा इन्होंने जातिवाद की राजनीति की है, ये जातिवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं, विकास के मुद्दे पर बात नहीं करते। डेवलपमेंट से ही हम प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। डेवलपमेंट ही वो आधार है जो परिवारवाद और जातिवाद और वर्ग संघर्ष से समाज को मुक्त करते हुए देश के बारे में एक बेहतर सोच दे सकता है। जिन लोगों ने परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति की है और इसकी आड़ में व्यापक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, उनसे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। वो लोग बोलेंगे और इसलिए चर्चा से भागने के लिए नए नए मनगढ़ंत मुद्दों को प्रस्तुत करने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन ये तो खुला मंच होता है चर्चा करने के लिए, हम तो चर्चा के लिए हर एक मुद्दे पे तैयार हैं। यूपी देश की सबसे बड़ी आबादी भी है, तो स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी होगी, हमारी राशि सबसे बड़ी भी होगी। और यूपी ने वही किया है 6 वर्ष के अंदर जो यूपी को करना चाहिए था। और अब आपको एक बेहद ही रोचक खबर बता दें, क्योंकि आप भी ज्यादातर बाजार जाने से बचते हैं, घर पर ही ऑनलाइन शॉपिंग अब सबके लिए आसान वाली बात हो गई है। ऑनलाइन डिलीवरी चाहते हैं, ऐसे में कई बार आप भी परेशानियों में फंस भी जाते हैं।
जिससे ऑनलाइन शॉपिंग में पैसा फंस गया हो, ऑर्डर कैंसिल करने के बाद भी रिफंड ना मिला हो, ऑनलाइन पैसे कट गए हो लेकिन पेमेंट नहीं हुआ हो और शिकायत करने पर संबंधित ऐप की कंपनी से जवाब न मिला हो और रिफंड के लिए कंपनी गोलमोल घुमा रही हो, तब आप क्या करें? आपकी समस्या का समाधान क्या है? कुछ ऐसी परेशानियों का आप जैसे क्रिएटिव लोगों ने हल निकाला है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो, ऑनलाइन फूड ऑर्डर हो, ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो या ऑनलाइन रुपए का ट्रांसफर, हर दिन हर घंटे आप अलग अलग ऑनलाइन साइट का इस्तेमाल करते होंगे, ऑनलाइन ऐप का इस्तेमाल करते होंगे, घर में बैठे डोर स्टेप तक डिलीवरी के लिए टकटकी लगाए रहते होंगे, लेकिन जब आपको ऑर्डर की डिलीवरी मिले ही नहीं तो फिर आप क्या करते हैं? तो इसका जवाब है कस्टमर केयर से सवाल जवाब। और तब भी पैसे रिफंड नहीं मिले तो इसका जवाब आज हम देंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे की तारीफ में रिट्वीट किया और लिखा वेरी गुड। फिर क्या था, पीएम मोदी को ट्विटर पर टैग करते हुए लोग संबंधित कंपनी से पैसे रिफंड मांगने लगे। आपको एक एक ट्वीट दिखाते हैं और समझाते हैं कि कैसे पैसे रिफंड मांगने वाले कस्टमर को ऑनलाइन कंपनी ने जवाब दिया और तुरंत रिफंड इनिशिएट भी किया। अक्षिता नाम की यूजर ने पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा, फ्लिपकार्ट मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा है। तो इस पर फ्लिपकार्ट का जवाब आया, हम आपकी परेशानी को समझते हैं, जैसा कि पहले अनुरोध किया गया था, कृपया डिटेल्स मैसेज के माध्यम से साझा करें ताकि जांच कर सकें और आपकी सहायता कर सकें। जनक पटेल नाम के यूजर ने पीएम मोदी को ट्विटर पर टैग कर लिखा, फ्लिपकार्ट मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा है। इस ट्वीट के जवाब में फ्लिपकार्ट ने लिखा, अनुभव के लिए माफी चाहता हूँ, रिफंड से संबंधित आपकी चिंता को समझता हूँ और आपकी मदद के लिए तत्पर हूँ। आप हैरान हो जाएंगे, ट्विटर पर कस्टमर पीएम मोदी को टैग कर कंपनी से रिफंड मांगते रहे और कंपनी की तरफ से जवाब और पैसे वापस करने का भरोसा मिलने लगा, जो अब तक नहीं मिल रहा था। लगे हाथ एक यूजर ने पेटीएम से अपने 500 रुपये भी रिफंड मांग लिए और कंपनी को जवाब में कहना पड़ा, हाय मधु, हम यहाँ मदद करने के लिए हैं, कृपया मैसेज के माध्यम से सवाल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ अपनी परेशानी को विस्तृत से बताएं ताकि हम आपकी मदद कर सकें। और ऐसा ही कुछ ब्लिंकिट आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से इनिशिएट लिया गया। मैसेज साफ है, जो कंपनी अब तक सामान की डिलीवरी नहीं करने के बाद भी पैसे रिफंड नहीं करती थी, वो पीएम मोदी के नाम पर पैसे वापस कर रही है। कस्टमर को बेहतर सर्विस देने की बात कह रही है। मतलब ये कि पीएम मोदी को टैग करो, कंपनी से रिफंड पाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर डंप यार्ड में भीषण आग लग गई है। फन मॉल के पास ये डंप यार्ड है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कवायद में जुटी हुई है। गोमती नगर इलाके में यह हादसा हुआ है। तो भीषण अग्निकांड आप कह सकते हैं इसे। तस्वीरें देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। आग के लपटों को आप देख सकते हैं, काफी दूर तक आग ही आग नजर आ रही है। वहीं हरदोई के बिछिया गांव में आग लग गई और 86 कच्चे घर जलकर राख हो गए। किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है, ये एक अच्छी बात है। हरदोई की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर भीषण आग लगी। बिछिया गांव की तस्वीरें, एक साथ 86 कच्चे घर जलकर राख हो गए। गनीमत ये रही कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन घरों में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए। तो आखिर ये दो तस्वीरें, पहला हादसा हरदोई का जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, बिछिया गांव में 86 कच्चे मकान राख हो गए। तो वहीं लखनऊ में गोमती नगर इलाके में डंप यार्ड में आग लगी, जहां पर बड़ी संख्या में खराब वाहन, तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर खराब गाड़ियां जिनमें आग लगी है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।